डिजीज की बात कर रहे थे, तो क्रोन डिजीज में एक और जब सर्जरी करते हैं ना, तो जो लेंथ है स्मॉल बॉवल की वो जो बच गई है उसको मेजर भी करना होता है, उसको डॉक्यूमेंट करना होता है कि इतनी लेंथ हमने ना छोड़ दी है इसकी। क्योंकि आपको पता है शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम हमने एक पढ़ा था, आज उसका ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे कि अगर शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम हो जाए ना, तो उसमें क्या होता है 200 सेंटीमीटर से कम लेंथ होती है, तो उसमें फिर बहुत सारे मसले होते हैं। एक तो पेशेंट को वैसी विटामिन की डेफिशिएंसी, मिनरल की डेफिशिएंसी, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। दोस्तों उसमें स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, किडनी स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं, गॉल स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखी थी। अब इसमें हम सर्जरी में सेगमेंटल डिसेक्शन भी कर देते हैं, बाजू का इलियोसिकल डिसेक्शन करते हैं, लूप इलियोस्टमी कर देते हैं, प्रोक्टोकोलेक्टमी भी कर सकते हैं, और एनल डिजीज होकर क्रोन डिजीज में हो जाती है ना एप्सिस या फिस्टुला वगैरह, उसको कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा रहा होता है। अगर एप्सिस हो तो उसको ड्रेन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला। इंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला में क्या करना है इसको, आपने सीटी स्कैन करके सारा डायग्नोस कर लिया। अब आपने अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशंस हमने पता नहीं कल डिस्कस की थी कि नहीं, अगर फिस्टुला बन जाए उसकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाती है, मैल न्यूट्रिशन। मोस्ट कॉमन जो है ना हाई आउटपुट फिस्टुला में होता है। फिस्टुला दो तरह के होते हैं, हाई आउटपुट और लो आउटपुट। अगर स्मॉल बबल में की कम्युनिकेशन बना हो स्किन के साथ, वो यूजुअली हाई आउटपुट होता है कि बहुत ज्यादा कंटेंट बाहर आ रहा होता है फिस्टुला से। अगर लास्ट बबल के साथ बना हो तो वो लो आउटपुट होता है। तो अगर हाई आउटपुट फिस्टुला, उसकी वजह से बहुत ज्यादा मैलन्यूट्रिशन हो जाती है, ठीक है, और सेप्सिस हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशंस थी। मैनेजमेंट की बात करें तो इनिशियली क्या मैनेज करना है, उसको फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट सपोर्ट दो, उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दो, पैरेंटल न्यूट्रिशन देनी पड़ेगी। पैरेंटल क्यों? क्योंकि उसका हाई आउटपुट फिस्टुला है। आप लोगों ने ना जनरल एनाटॉमी, जनरल सर्जरी में ये चीजें पढ़ी हुई हैं कि क्या इंडिकेशन होती है पैरेंटल न्यूट्रिशन की। तो हाई आउटपुट फिस्टुला उनमें से एक था कि अगर आप उसको एंटेरल दोगे तो वो फिस्टुला से बाहर आ जाना, वैसे भी तो पैरेंटल दोगे। इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स, ताकि उसको सेप्सिस ना हो जाए, ठीक है। स्किन को प्रोटेक्ट करना है एक्सकोरिएशन से, कि जो कंटेंट बाहर निकलना है फिस्टुला से, उसने स्किन को डैमेज कर देना है वहाँ एब्डोमेन की, तो उनको प्रोटेक्ट करना है। इंट्रा एब्डोमिनल एप्सिस अगर बन गई है कोई तो उसको ड्रेन करना है, ठीक है। ठीक हो गया, तो ये हो गया जी इसका ट्रीटमेंट। उसके बाद अगर प्रोक्सिमल और हाई आउटपुट फिस्टुला है तो आप एक और काम करते हो कि आप हिस्टामिन ब्लॉकर देना शुरू कर देते हो, क्योंकि हाई आउटपुट फिस्टुला जो अगर स्मॉल बबल से आ रहा है तो उसमें भी थोड़ा एसिडिक कंटेंट होता है फूड में, तो वो एसिड आके सारी एब्डोमेन की स्किन को खराब कर सकते हो। तो आपने हिस्टामिन ब्लॉकर देने हैं, सोमैटोस्टेटिन एनालॉग देते हैं ताकि जो इंटेरिक पैंक्रियाटिक और बिलियरी सिक्रीशन है ये कम हो। हिस्टामिन ब्लॉकर देते हैं ताकि जो गैस्ट्रिक की एसिड सिक्रीशन है ये कम हो। तो सिक्रीशन को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं हम अगर हाई आउटपुट फिस्टुला हो, ठीक है। 50% ऑफ फिस्टुला होता है स्पॉन्टेनियसली क्लोज कर जाते हैं, आप उसको कंजर्वेटिव मैनेज करते हो, ये सारा कुछ कर रहे होते हो, तो 2 से 3 मंथ्स में वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज कर जाते हैं, ठीक है। कोई अगर पॉजिटिव फैक्टर हो तो फिर हम उसको ट्रीट कर देते हैं। पॉजिटिव फैक्टर क्या है कि इन ये फ्रंट के निमोनिक से याद रखना, इनमें से अगर कोई फैक्टर होगा फिर आप उसको छोड़ोगे नहीं, आप उस फैक्टर को पहले ठीक करोगे, फिर फिस्टुला ने बंद होना है। अब वो चीजें क्या, अगर कोई फॉरेन बॉडी है उस ट्रैक के अंदर, वो जो फिस्टुला का ट्रैक बना हुआ उसमें कोई फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है, उसको रिमूव करो, वरना वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज नहीं हो सकता। रेडिएशन इंट्राइटस, अगर रेडिएशन है वहां पर, रेडिएशन दी थी, ठीक है, उस केस में भी ये ठीक नहीं होगा खुद ब खुद। इन्फ्लेमेशन हुई है, अगर इन्फेक्शन हो गया फिस्टुला में, एपिथेलाइजेशन यानी उस पूरे फिस्टुला के ट्रैक के अंदर एपिथेलियम बन गई है, या कोई न्यू प्लाज्मा है, या डिस्टली वो फिस्टुला बंद हो चुका है, तो तब उन केसेस में फ्रंट के निमोनिक से आपने याद रखना, इन केसेस में स्पॉन्टेनियस क्लोजर नहीं होगा, ठीक है। इन फैक्टर्स को ठीक करोगे तो वो होगा। अब आ जाते हैं जी ऑपरेशन। कुछ केसेस में वो स्पॉन्टेनियस बंद नहीं हो रहा, आपने 2 से 3 मंथ वेट कर लिया, वो नहीं बंद हो रहा, अब आपको उसका ऑपरेशन करना है, ठीक है। अब आपको उसका ऑपरेशन करना है। वो कह रहे हैं कि समटाइम अर्ली सर्जिकल इंटरवेंशन भी करनी पड़ सकती है, यानी आप जरूरी नहीं है कि हर किसी में 2 से 3 महीने इंतजार करोगे फिर ऑपरेशन करोगे, बाजू का आपको अर्ली भी करना पड़ सकता है। अर्ली कब करना पड़ सकता है? अगर साथ अनकंट्रोल सेप्सिस हो रहा है, या जो एनास्टोमोसिस है उसका कंप्लीट डिसरप्शन हो गया, कि आपने, अच्छा आपको पता है ना कि एनास्टोमोसिस क्या होती है, कि जब हम गट में दो अगर इस तरह से कोई परफोरेशन हुई हो या हमने कोई सेगमेंट डिसेक्ट किया हो, तो जो दो बाकी बचते हैं पोर्शन उनको हम आपस में अटैच कर देते हैं, तो वो एनास्टोमोसिस कंप्लीटली डिसरप्ट हो गए। या फिस्टुला हाई आउटपुट है, तो हाई आउटपुट को 2 महीने बिठा के तो नहीं रखेंगे कि उसका तो इतना ज्यादा मैलन्यूट्रिशन हो जाएगी तब तक, या उसकी जनरल कंडीशन वैसे ही पेशेंट की पुअर है, ठीक है। तो इन केसेस में जल्दी भी करनी पड़ सकती है सर्जरी। सर्जिकल प्रोसीजर में करना क्या होता है, जो एप्सिस अंदर बन गए, क्योंकि फिस्टुला के साथ ना इंट्राएब्डोमिनल एप्सिस बन जाते हैं, क्योंकि आप खुद सोचेंगे कि एब्डोमेन पे, एब्डोमेन है तो कहीं पे भी स्किन हो, उसने तो एज अ बैरियर एक्ट करना होता है कि अंदर इन्फेक्शन ना जाए। अब इस तरह से सुराख वहां पे बन गया, फिस्टुला बन गया, तो अंदर इन्फेक्शन जाने के तो बहुत ज्यादा चांसेस है। जब इन्फेक्शन अंदर जाएगा तो सेप्सिस, इंट्राएब्डोमिनल एप्सिस, पेल्विक के एप्सिस, ये सारा कुछ होगा। तो इसीलिए अगर एप्सिस बन गया तो उसको आप ड्रेन करो। अगर बोवल है उसकी प्रोक्सिमल डाइवर्जन की जाएगी, फिस्टुला की एक्सटीरियोराइजेशन कर देंगे। ये क्या होता है, ये होता है कि ऐसे फिस्टुला जो है ना वो बिल्कुल स्किन के साथ ना जुड़ा हो, बल्कि थोड़ा सा इधर बाहर ऊपर को हो जाए, ताकि स्किन जो है ना वो खराब ना हो। और जो बोवल का बोवल है सेगमेंट है, एक सर्जरी में ये भी करते हैं कि बोवल का बोवल है सेगमेंट है, जिसने फिस्टुला बनाया उसे सेगमेंट को रिसेक्ट कर दें, ठीक है। इन प्रोसीजर को सैल्वेज प्रोसीजर कहते हैं। और जो डेफिनेटिव सर्जरी है उसमें ये करना होता है कि जो भी फिस्टुला की सेगमेंट है उसकी कंप्लीट रिसेक्शन करनी होती है और बाकी एनास्टोमोसिस करना होता है, ठीक है। चले, ये हो गया जी आपके पास सर्जरी फिस्टुला की।
पहले आपने उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना है 2 से 3 मंथ तक, अगर वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज ना हो, लेकिन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में याद रखना है कि अगर इन 6 में से कुछ चीज है तो उसको जरूर आपने ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सर्जरी कर देनी है। शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम में क्या था, बॉवल की लेंथ बहुत शॉर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ये सारे मसले, ये मैंने आपको कल बताए थे, ये सारे मसले हो रहे थे। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको सबसे पहले पेशेंट को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देनी पड़ेगी, न्यूट्रिशनल सपोर्ट उसको देंगे, पैरेंटल न्यूट्रिशन देंगे, क्योंकि उसमें जो है वो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, लेंथ बहुत कम है। हिस्टामिन ब्लॉकर्स देंगे, एंटी डायरियल एजेंट्स देंगे, लोप्रामाइड, ठीक है। इससे क्या होगा, एंटी डायरियल एजेंट देने से क्या होगा, उसको डायरिया तो पेशेंट को अगर ना भी हो, इससे ही होगा कि उसमें ना बहुत कम जो है ना, वो पहले ये होता था कि बहुत जल्दी से बोल से चीजें गुजर जाती थी, बहुत कम टाइम मिलता था कि अब्जॉर्प्शन हो। अब इनकी वजह से होगा कि थोड़ा ज्यादा देर तक खाना बोवल में रहेगा, पेरिस्टालसिस थोड़ी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए अब्जॉर्प्शन थोड़ी ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा मिलेगा अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। अब सर्जरी आपने जो करनी है ना, सर्जरी में भी यही दो एम है आपके, या तो आप टाइम ज्यादा कर दोगे कि जो फूड है वो ज्यादा देर तक बोवल में रहे, हम कुछ ऐसा यहाँ पर करें कि बोवल में ज्यादा देर तक फूड रहे ताकि अब्जॉर्प्शन हो सके। दूसरा आप ये कर दोगे कि हम बोवल की लेंथ ज्यादा कर दें, ठीक है। तो सर्जरी में ये होता है, ये दो गोल्स हमारे सर्जरी के होते हैं। अब हम या तो सेगमेंटल रिवर्सल कर देते हैं स्मॉल बबल का, या हम कोलोन को रख देते हैं सेगमेंट ऑफ स्मॉल बबल के दरमियान के, कोलोन वहां पे लगा देते हैं, उससे क्या रास्ता लंबा हो जाएगा फूड का, या हम स्मॉल इंटेस्टाइन में एक वोल्व बना देते हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीके क्या है कि खाना जो है ज्यादा देर तक स्मॉल बबल में रहे। कुछ कुछ ये वाले प्रोसीजर है कि उनका टाइम हम पीरियड ज्यादा बढ़ाते हैं खाने का। दूसरा ये वाला है कि हम लेंथ नहीं, हम बोवल की लेंथ इंक्रीज करते हैं, इसमें हम इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और यही है ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो ये होगी जी आपके पास शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम का ट्रीटमेंट। अगर डायवर्टिकुलर डिजीज है, अगर डायवर्टिकुलर जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैकल डायवर्टिकुलम था, इसको कल हमने सारा रीड किया था कि एक्यूटली भी ये पेशेंट आपके पास आ सकते हैं। बच्चों में सबसे कॉमन इसकी प्रेजेंटेशन पर रेक्टल ब्लीड था, मैंने आपको बताया था। बड़ों में मैकल डायवर्टिकुलाइटिस है जो यूजुअली अपेंडिसाइटिस से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इसमें शिफ्टिंग डलनेस होती है, सॉरी शिफ्टिंग टेंडरनेस होती है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भी पेशेंट आ सकते हैं, और क्रोनिक पेप्टिक अल्सरेशन, ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। ट्रीटमेंट, अब इन्हीं प्रेजेंटेशन को मैंने रिवाइज क्यों करवाया, क्योंकि प्रेजेंटेशन के हिसाब से ट्रीटमेंट है। अगर तो ब्लीड के साथ आया है, बच्चों में यूजुअली ब्लीडिंग ही होती है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एंडोस्कोपी करनी है कि कहीं अपर जे ब्लीड तो नहीं है, ठीक है। अगर अपर जे कोई पैथोलॉजी जो कि आपको पता है विरीसियल ब्लीड होता है या अल्सर की वजह से ब्लीड होता है, अगर आपको ये नहीं मिले और मैकल की वजह से ब्लीडिंग है, तो आपने सेगमेंटल डिसेक्शन करनी होती है हीलियम की, कि वो वाले सेगमेंट को डिसेक्ट करना होता है, साथ भी निकल जाए, साथ हीलियम का वो वाला सेगमेंट निकल जाए, क्योंकि अगर ये ब्लीड होता रहा तो पेशेंट को सीवियर एनीमिया हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद डायवर्टिकुलाइटिस, अगर एल्डर जो लोग हैं, ओल्डर जो लोग हैं, उनमें यूजुअली डायवर्टिकुलाइटिस के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं, तो इस केसेस में क्या करना है, ठीक है। इसमें यूजुअली हम ये ना प्रिज्यूम कर लेते हैं कि शायद ये अपेंडिसाइटिस, क्योंकि बिल्कुल वैसी प्रेजेंटेशन होती है। फिर हम जब सर्जरी करते हैं, तब हमें सर्जरी के दौरान पता चलता है कि भाई इसकी तो अपेंडिक्स बिल्कुल ठीक है। फिर आप क्या करते हो, आपने जब भी अपेंडिसाइटिस को प्रिज्यूम करके पेशेंट को लेप्रोटमी करनी है, आपको अपेंडिक्स ठीक मिल रही है, तो आपने ऐसी एब्डोमेन बंद करके नहीं आ जाना। आपने फौरन से टर्मिनल इलियम को चेक करना है और मैकल डायवर्टिकुलम को चेक करना है कि कहीं ये तो कॉज नहीं है। अगर ये प्रेजेंट हो वहां पे तो इसको निकाल दो, फिर इसकी रिसेक्शन कर दो। ये करते हैं हम डायवर्टिकुलाइटिस के केस, यानी डायवर्टिकुलाइटिस में लेप्रोटमी ही करनी पड़ती है। ऑब्स्ट्रक्शन, अगर पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आया है, अब वो ऑब्स्ट्रक्शन के क्या कॉजेस थे, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो होता है, ये मैकल डायवर्टिकुलम ये ऐसे एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर से जा रहा होता है, ठीक है, अम्बलाइकस की तरफ। तो ये जब यहाँ पर ऐसे होता है तो इधर वोल्वुलस बन जाता है, या बैंड बन जाता है, या इंटरसेप्शन हो जाती है, इस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो उसको रिलीव करना है, जो कॉज है उसको ठीक करो, फिर जो इलियम का सेगमेंट है उसको रिसेक्ट कर दो, एंड टू एंड एनास्टोसिस कर दो। इंसिडेंटल क्या होता है कि अगर साइलेंट मैकल डायवर्टिकुलम है, वो बेचारा कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन पेशेंट जो है ना, उसका ऑपरेशन चल रहा था किसी और वजह से, ठीक है, वो वैसे ही आप उसका अपेंडिक्स के लिए चलो ऑपरेशन कर रहे थे। अब जब आपको ये नजर आया, आपने इसको चेक करना है, आपने देखना है कि इसका अगर तो माउथ जो है वो वाइड है, तो इसका मतलब है ये भी मसला नहीं करेगा, और थिकनिंग भी नहीं हुई इसकी, तो इसको आप छोड़ दो। लेकिन अगर इसका माउथ नैरो होना शुरू हो गया, इसकी थिकनिंग है, तो आपने डायवर्टिकुलेक्टमी साथ कर दी है, चाहे इसकी कोई सिम्टम नहीं भी थी, ठीक है। तो ये आपने प्रेजेंटेशन अगर आपको याद रहेगी ना, तो आप इसका ट्रीटमेंट फिंगर टिप्स पे आपको याद रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपके पास, ये क्या था, हाँ ये है डायवर्टिकुलम उसके कोलोन के, जो कि मैंने बताया था सिग्मोइड में ज्यादा कॉमन होता है, तो हमें सिग्मोइड डायवर्टिकुलाइटिस भी इनको कहते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या करना है आपने, अनकॉम्प्लिकेटेड अगर डायवर्टिकुलाइटिस है तो पेशेंट को भी बेड रेस्ट करो, एंटीबायोटिक्स उसको दो, बेरियम एनीमा उसका कर लो, ठीक है। जब बेरियम एनीमा कब करना है, जब एक्यूट फेज ठीक हो जाए। ये चीज मैं कल से पता नहीं कितना बता चुकी हूँ, एक्यूट फेज में कभी भी बेरियम एनीमा या कोलोनोस्कोपी नहीं करते, ठीक है, बाद में एक्यूट फेज के बाद करते हैं। अगर एक्यूट में कुछ देखना हो तो उसके लिए सीटी स्कैन ही करना पड़ता है। तो आपने अनकॉम्प्लिकेटेड था, कैसे पता चला अनकॉम्प्लिकेटेड, तो आपने सिटी स्कैन से देखा ना कि अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो आपने उसको ये मैनेज करना है। अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। सर्जरी की क्या इंडिकेशन है, पेरिटोनाइटिस हो गया पेशेंट को, क्योंकि डायवर्टिकुला परफोरेट कर गए हैं। कंजर्वेटिव आप ट्रीट कर रहे थे, उसको बेड रेस्ट करवा के एंटीबायोटिक दे रहे थे, वो ठीक नहीं हुआ, या रिकरेंट डायवर्टिकुलाइटिस उसको हो रहा है, बार बार डायवर्टिकुलाइटिस हो रहा है, या वेरी यंग पेशेंट है, ठीक है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, या मेलिग्नेंसी आप एक्सक्लूड नहीं कर पाए, आपको नहीं पता चला कि ये मेलिग्नेंसी ना हो कहीं कोलोन की, ठीक है।
इन केसेस में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, यंग बहुत एज है, रिकरेंस है, कंजर्वेटिव से ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपने क्या करना है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि जब अल्सरेटिव कोलाइटिस की या क्रोन की और यहाँ पे डायवर्टिकुलर की सर्जरी की इंडिकेशन ना तकरीबन सबकी एक जैसी होती है। अगर आपको याद ना आ रहा हो पेपर में, आप क्या क्या करें, एक तो आप लिखा करें कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है। सबसे पहले आप ये लिखा करें कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, ये जो डिजीज है ना इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन, तब तो हमें बैठ के इंतजार नहीं करना होता, तब हमें फौरन सर्जरी करनी होती है, चाहे वो कोई भी डिजीज हो। दूसरा लिखा करें कि जो उसका मेडिकल मैनेजमेंट हम कर रहे थे उसको पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा, तब भी हमें क्या करना पड़ता है, मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तीसरा लिखा करें कि जो मेडिकल मैनेजमेंट हम दे रहे थे ना उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई उस मेडिकल मैनेजमेंट की, तब भी हमें फौरन से पहले सर्जरी करनी पड़ती है। फोर्थ पे लिख दिया करें कि जो डिजीज है ना वो रिकरेंस शो कर रही है, यानी जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में था कि रिलैप्स हो रही है, बार बार हो रही है डिजीज, ठीक होती है लेकिन फिर हो जाती है, तब भी सर्जरी करनी पड़ती है। फिफ्थ में आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, पेशेंट यंग है, तो उसको सारी जिंदगी इस मसले में रखने से बेहतर है उसको एक दफा सर्जरी कर दो, ठीक है। और मेलिग्नेंसी जैसे अल्सरेटिव में भी ये देखा था, क्रोन में भी देखा था, तो मेलिग्नेंसी भी आप इस तरह से 5-6 पॉइंट होते हैं जो आप हर डिजीज की सर्जरी की इंडिकेशंस में लिख सकते हो, ठीक है। सर्जरी में करना कि डायवर्टिकुलर जो सेगमेंट है सारा उसको निकालेंगे, जैसे मैकल डायवर्टिकुलर में भी यही करे थे ना कि उस इलियम के उस पार्ट को रिसेक्ट करे थे, इसमें भी उस पार्ट को रिसेक्ट कर देंगे, सिग्मोइड को लोन को रिसेक्ट कर देंगे और बाकी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे। अगर पेरिटोनाइटिस है तो फिर भी अफेक्टेड सेगमेंट को रिसेक्ट करेंगे और हार्टमैन प्रोसीजर कर देंगे, ठीक है। हार्टमैन प्रोसीजर, इसमें हार्टमैन प्रोसीजर में क्या करते हैं, ये पिक्चर उन्होंने दिखाई हुई है, यहाँ से इसको जो ये आपने खोला, जो सेगमेंट था उसको रिसेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो डिस्टल एंड है, ये वाला जो एंड है इसको बाहर निकाल लेते हैं, स्टोमा बना देते हैं, और ये वाला जो एंड है इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। कोलोस्टमी, एंड कोलोस्टमी कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, इसको हार्टमैन प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है। चले जी, ये हो गया आसान सा ट्रीटमेंट किसका, डायवर्टिकुलाइटिस का। पहले कंजर्वेटिव है, अगर वो नहीं चल रहा तो फिर सर्जरी। चले, रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स में होता क्या है, रेक्टल प्रोलैप्स में ये होता है कि या तो पूरा का पूरा रेक्टम या उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ना वो आउटसाइड आ जाती है एनल वर्ड से, ठीक है। बच्चों में भी हो सकता है, एल्डरली या बहुत जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें होता है, यूजुअली बच्चों में होता है, ठीक है। रेक्टम बाहर आ रहा होता है। इस केस में अब क्या करना है, बच्चों में इसका क्या कोज हो सकता है कि डायरेक्ट वैसे ही डाउनवर्ड पोज था रेक्टम का, सेक्रल कर्व नहीं सही से बना, वो जो ऐसे पीछे कर्व बनना होता है सेक्रम का वो नहीं बना, तो रेक्टम आराम से स्लाइड करके बाहर आ गया। बच्चों में, इन्फेंट में यूजली 1 साल से जो छोटे बच्चे उनमें ही होता है। चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें क्या होता है कि डायरिया ज्यादा देर तक था उनको, उन्होंने इतना वेट लॉस किया है, एकदम से उनका इतना वेट लॉस हुआ है कि वहां पे लॉस जो था, फैट पड़ी होती है उसका सारा लॉस हो गया, रेक्टम बाहर आ गया, ठीक है, रेक्टल प्रोलैप्स हो गया। ट्रीटमेंट क्या है, अगर बच्चे हैं तो सबसे पहले तो बच्चों में ये किया जाता है ना, डिजिटल रिपोजिशन कर दी जाती है कि पेशेंट को सिखाया जाता है कि आपने डिजिट की मदद से, अपनी उंगली की मदद से इसको कैसे अंदर टिश्यू को वापस लेकर जाना है, ठीक है। सबसे पहला यही हमारा स्टेप होता है। उसके बाद हम बच्चों में ये कर सकते हैं कि सब म्यूकोस इंजेक्शन कर दें, कि वो जो म्यूकोजा है उसके नीचे इंजेक्शन लगा दें किसी एजेंट का जो कि स्क्लेरोजिंग एजेंट होता है यूजली। ये क्या करेगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करा देगा। जब इन्फ्लेमेशन वहाँ पे ठीक होगी, तो आपको पता है इन्फ्लेमेशन जब ठीक होती है तो वहां पर फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रोसिस की वजह से एडियंस बनेंगे, एडियंस की वजह से वो रेक्टम जो है वो जुड़ जाएगा पीछे, ठीक है, और उसकी वजह से फिर वो नहीं आएगा बाहर, तो ये करते हैं। तीसरा, सर्जरी करनी पड़ती है बच्चों में, यूजली इसी से ठीक हो जाता है, इंजेक्शन से। सर्जरी बहुत फ्यू केसेस में हमें करनी पड़ती है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, खुद रेक्टम को सूचरिंग करते हैं, उसको ना जोड़ते हैं सैक्रम के साथ, सूचरिंग करते हैं। अडल्ट्स में भी आप इंजेक्शन लगा सकते हो, और अडल्ट्स में फिर आप अगर ना ठीक हो तो फिर आप जो प्रोलैप्स में कोजा है बाहर आ रहा है उसको आप एक्सीएन करना पड़ता है आपको, ठीक है। अच्छा, ये अब देख देंगे अगर प्रोलैप्स फुल थिकनेस का हो, पूरी के पूरा रेक्टम जो बाहर आ रहा है फुल थिकनेस, एक तो होता है ना उसको सिर्फ म्यूकोजा आ रहा है, एक होता है फुल थिकनेस प्रोलैप्स। अगर फुल थिकनेस प्रोलैप्स हो, ठीक है, आपको ना पल्पेश जो बाहर सेगमेंट आ रहा है उसको जब पल्पेट करते हैं ना उससे आपको पता चल जाता है प्रोलैप्स सेगमेंट को पल्पेट के, ये फुल थिकनेस है या ये डबल लेयर है, ठीक है। अच्छा जी, ट्रीटमेंट इसका क्या है, इसका ट्रीटमेंट चॉइस है सर्जरी। फुल थिकनेस रेक्टम बाहर आ रहा है तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के लिए एक तो आपकी पेरिनियल अप्रोच है, एक एब्डोमिनल अप्रोच है,